तो बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 आपको आई बटन से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा उसमें हुआ नहीं है, उसमें हमने इतना ही बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम जो है ABC पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ए वाला पार्ट होगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हम टेस्टिस की बात करेंगे। बी वाला जो होगा उसमें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें मेनली ट्यूबुल्स की हम बात करेंगे। और तीसरा था रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो आज हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आज हम टेस्टिस की बात करेंगे। अगर टेस्टिस की मैं नंबर के बारे में बात करूं तो इनका नंबर 2 होता है, इनकी संख्या 2 होती है। और जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में के नीचे स्क्रोटम में पाए जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे स्क्रोटम में ही पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाए जाते? इसके पीछे वजह ये है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसके लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस वजह से जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की इसके लिए आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो में कैसे होती है शुरुआत। तो टेस्टिस का निर्माण जो होता है एम्ब्रियो में मीजोडर्म से एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के समीप होता है। और गर्भावस्था की लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं? 7th जो मंथ होता है उसको बोलते हैं। उसमें एब्डोमिनल कैविटी से इंग्यूनल कैनाल के द्वारा जो स्क्रोटम में टेस्टिस जो होते हैं वो आ जाते हैं। और मेल एम्ब्रियो में टेस्टोस्टेरोन की अल्प मात्रा होती है, इसी के प्रभाव से टेस्टोस्टेरोन स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो देखिए जो टेस्टिस की स्ट्रक्चर है कैसे आते हैं वो आप समझिए। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी है और ये वाला पोर्शन जो ये वाली नीचे बाउंड्री देख रहे हैं आप, इसको हमने स्क्रोटम लिखा है। अब एम्ब्रियो जो होता है उसमें जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसको हम 7 मंथ भी बोल सकते हैं। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि ये स्क्रोटम यहाँ पे होते हैं, सॉरी ये जो टेस्टिस होते हैं ये यहाँ पे होते हैं। और ये जो टेस्टिस होते हैं ये जो होती है ये कैनाल जैसी जो स्ट्रक्चर है इसको इंग्विनल कैनाल हम बोलते हैं। इस इंग्विनल कैनाल से होते हुए और ये स्क्रोटम में प्रवेश कर जाते हैं। स्क्रोटम में प्रवेश करने के बाद ये जो नीचे से गुबर्निकुलम होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये इस स्क्रोटम की जो भित्ति होती है उसके साथ इसको जोड़े रखता है। और टेस्टिस से एक स्पर्मेटिक कोड निकलकर ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ चली जाती है। अब जब एक बार जो टेस्टिस होता है वो यहाँ स्क्रोटम में आ जाता है, उसके बाद ये जो इंग्विनल कैनाल होती है ये क्लोज हो जाता है। कैसे? इसमें एडिपोज टिश्यू का जो है निर्माण हो जाता है, जिसमें मोस्टली फैट और कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। तो ये पूरा जो होता है ये आपका क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद में जो टेस्टिस हैं ये ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो स्पर्मेटिक कोड हमने बताई थी, इस स्पर्मेटिक कोड में यहाँ क्या क्या शामिल होता है। ये जो स्पर्मेटिक कोड है इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी
वेन, देखिए टेस्टिक्युलर से मतलब है कि टेस्टिस की वेन, टेस्टिस की आर्टरी, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके वहन करने के लिए, उनको निकालने के लिए लिम्फ वेसल यहाँ पे होती है। और इनके अलावा वासा डिफरेंस होती है, टेस्टिक्युलर नर्व होती है, और क्रीमेस्टर मसल्स होती है। क्रीमेस्टर मसल्स, जैसे कि मैं फिर से आपको क्रीमेस्टर मसल्स का महत्व बताऊँ, तो देखिए इस स्पर्मेटिक कोड में क्रीमेस्टर मसल्स होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा विंटर टाइम होता है, तो विंटर टाइम में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है ये कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो स्पर्मेटिक कोड की जो मसल्स होंगी ये क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। सॉरी, ये जो होंगी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि ये गुबर्निकुलम जो होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू जो होगा, ये यहाँ इसकी कनेक्टिव टिश्यू की मसल्स जो होंगी ये रिलैक्स हो जाएंगी। और ये वाली स्पर्मेटिक कोड में जो क्रीमेस्टर मसल्स होंगी, क्रीमेस्टर्स मसल्स, इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से ये जो इलास्टिक होगा ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा होने से फ़ायदा क्या होगा कि ये जो टेस्टिस होगा ये जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके समीप चले जाएंगे। तो बाहर का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर अत्यधिक कम हो जाता है सर्दियों के टाइम में, और बॉडी टेम्परेचर के पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दियों में तो कम ही रहता है। तो इस तापमान को मेंटेन करने के लिए ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के समीप चले जाते हैं। किसमें, विंटर सीजन में। किस मसल्स की सहायता से, क्रीमेस्टर मसल्स की सहायता से। क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये चले जाते हैं। और अब अगर गर्मियों की हम बात करें तो गर्मियों में जो बॉडी टेम्परेचर है ये वातावरण का तापमान ज़्यादा हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर जो होता है ये कम होता है। इसलिए ये जो होता है क्रीमेस्टर मसल्स जो होती है उसमें रिलैक्सेशन हो जाता है। रिलैक्सेशन होने की वजह से ये जो है ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे स्पर्म निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो फिर इसको नीचे आना होता है। तो ये क्रीमेस्टर मसल्स की सहायता से ये होता है। सर्दियों में ये ऊपर चले जाते हैं क्योंकि बाहर का तापमान कम होता है, तो इनको थोड़ा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मेंटेन टेम्परेचर करने के लिए ये ऊपर चले जाते हैं, गर्मियों में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वापस से नीचे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर जाएंगे तो स्क्रीन में ये जो इंग्विनल कैनाल जो होती है इसमें से निकल कर और ये एब्डोमिनल कैविटी में घुस जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो होते हैं ये इंग्विनल कैनाल के समीप बस यहाँ से एक शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं जिससे इनको हीट मिल सके। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है। और इसके बाद में स्पर्मेटिक कोड की हमने बात की थी कि स्पर्मेटिक कोड जो होती है उसमें आपका क्या क्या सिस्टम फिट होता है। तो आर्टरी होती है, वेन होती है, ये आपने सब देख ली। तो यहाँ हम एबनॉर्मलिटीज भी पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, एबनॉर्मलिटीज़। तो उसमें पहला हम पढ़ेंगे, पहला देखेंगे इंग्विनल हर्निया। देखिए ये शब्द ये स्पेसिफिक है, हर्निया ये कोई स्पेसिफिक शब्द नहीं है, ये देसी शब्द है। देसी शब्द का मेरा मतलब है कि ये किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हम इसको यूज में ले सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए कि मान लीजिए कोई ऑर्गन है या कोई मसल्स है, उस मसल्स का रॉन्ग डायरेक्शन में मूव होना, डिसलोकेट हो जाए, वो रॉन्ग डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो जाए तो उसको हम हर्निया कहेंगे, चाहे वो किसी भी ऑर्गन का हो। तो हमने इंग्विनल हर्निया देखा है। तो इसका 2 टाइप हम पढ़ेंगे। पहला है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग इसमें क्या है कि मान लीजिए जो एब्डोमिनल कैविटी जो हमने ये यहाँ पे देखी थी, तो एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है,
तो मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये इसमें प्रवेशित हो जाए, इस ट्यूब में प्रवेशित हो जाए, तो इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग हर्निया। और असेंडिंग हर्निया से मतलब क्या होगा कि मान लीजिए नीचे जो टेस्टिस होंगे, ये टेस्टिस नीचे से इस ट्यूब में अंदर चले जाएं, मतलब ज़्यादा अंदर तक चले जाएं, तो उसको हम कहेंगे असेंडिंग हर्निया। तो ये डिसेंडिंग हर्निया और असेंडिंग हर्निया हो गई। देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें लाइफ टाइम जो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम में रहते हैं और एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आते हैं। तो ऐसे जिनमें जीवन पर्यंत स्क्रोटम में ही रहते हैं, ऐसे एनिमल कौन सा हुआ? ह्यूमन हो गया। कि इनमें लाइफ टाइम स्क्रोटम में ही टेस्टिस पाया जाएगा। एक बार भ्रूणीय अवस्था में, एक बार जब 7th ट्राइमेस्टर के दौरान एक बार जब टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है, उसके बाद वो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जाएगा, हमेशा स्क्रोटम में ही टेस्टिस पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो टेस्टिस होगा वो ऑलवेज एब्डोमिनल कैविटी में ही पाए जाएंगे, जैसे कि एलिफेंट। इसका फाइन एग्जाम्पल क्या होगा? एलिफेंट। एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसमें लाइफ टाइम एब्डोमिनल कैविटी में ही टेस्टिस पाए जाते हैं। इनमें जो एलिफेंट जैसे एनिमल हैं, इनमें स्क्रोटम जो होते हैं ये अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं, यानी उनका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं वो तो अंदर पाए जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। अब कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिनमें ब्रीडिंग सीजन जब होता है तो जो टेस्टिस होते हैं वो निकलकर स्क्रोटम में आ जाते हैं, और ब्रीडिंग सीजन जाने पर वापस से जो स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है रैट और रैबिट। तो ये आपके 3 प्रकार के एनिमल हो गए इस बेसिस पे कि जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा या फिर स्क्रोटम में जाएगा। तो ये बात हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो देखिए टेस्टिस का ये जो स्ट्रक्चर है इसका डायग्राम हमने पहले से बना के तैयार रखा है ताकि टाइम नहीं लगे। सबसे पहले आप इसकी आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हैं, ये बाहर वाली जो है ये पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम का मतलब कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है, और पेरिटोनियम जहाँ भी शब्द आए इसके बीच में फ्लूइड हमेशा मिलेगा। तो यहाँ भी देखते हैं वही पिक्चर है। बाहर वाली पेरिटोनियम पेरिटल पेरिटोनियम हो गई और अंदर वाली विसरल पेरिटोनियम हो गई। इन दोनों को मिला के, पेरिटल को और विसरल को दोनों को मिला के ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया बोलते हैं। ये हम बात कर रहे हैं वेंट्रल साइड की। और ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया डबल मेम्ब्रेनस जो होती है ये वेंट्रल साइड पर ही होती है, डोर्सल साइड पर ये आवरण नहीं पाया जाता है। क्लियर है? अब दोनों जो मेम्ब्रेन है इनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको वेजाइनलिस फ्लूइड कहते हैं। नेचर में सीरस होता है। आपको जो नर्वस सिस्टम है उसमें सीरस का जो क्या मीनिंग होता है, कहाँ से आता है, इसका फ्लो कहाँ से होता है, ये सब आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये जो वेजिनलिस फ्लूइड होता है ये नेचर में सीरस प्रकृति का होता है। और ये जो अंदर टेस्टिस के अंदर जो दिखाया गया है ये है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, तो इसको हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलेंगे। तो ये इसकी बाहर वाली जो लेयर थी ये कंप्लीट हो गई। अब अंदर के जो चैम्बर कंपार्टमेंट हैं इन सभी को बारे में बताते हैं। अब ये एक जो बड़ी लाइन आप देख रहे हैं ये जो इस वाले चैम्बर को और इस वाले चैम्बर को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया है। इस वाली लाइन को हमने बोला टेस्टिस मीडिया स्टेनम। डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड अलग अलग साइड में टेस्टिस को बांट रही है, इसको हम बोलेंगे टेस्टिस मीडिया स्टेनम। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ जो है इसको हमने ये बोला ये डोर्सल साइड का आउटर मोस्ट लेयर है, वेंट्रल साइड का नहीं है, क्योंकि वेंट्रल साइड पे अंदर की ओर पाया जाता है, इससे बाहर 2 आवरण और पाए जाते हैं।
तो ये जो दो डोर्सल साइड का है इसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ मजबूत, बहुत ही मजबूत आवरण ये होता है। और ये जो खाली कंपार्टमेंट है जिसमें चैम्बर नहीं बने हुए हैं, ये पूरा चैम्बर, इस चैम्बर को बोलते हैं हम रेटर टेस्टिस। रेटर टेस्टिस के बारे में अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो रेटर टेस्टिस के बारे में वहाँ इतना ही दे रखा है कि रेटर टेस्टिस होता है यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जाल पाया जाता है, या कोई कंपार्टमेंट नहीं होता है। रेटर टेस्टिस एक खाली जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आके मिलकर गुच्छे जैसी संरचनाएं बनाती हैं। और ये जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आप चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस में 200 से 250 हो सकते हैं। तो मनुष्य में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से 400 से 500 इनकी संख्या एक मनुष्य में पाई जाती है। अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती है। इनकी संख्या फिक्स नहीं है, 2 या 3 पाई जा सकती हैं। तो अब हम ये जो स्ट्रक्चर है इसकी एक एक ट्यूनिका वेजाइनलिस है, एक एक लेयर को हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, तो आप इसको देख चुके हैं। ट्यूनिका वेजिनलिस मैं फिर से बता दूं कि पेरिटल और विसरल पेरिटोनियम जो होती है उनको दोनों लेयर को मिला के बोला जाता है। इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको वेजिनलिस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में वेंट्रल पार्ट की हमने बात की थी, रेटर टेस्टिस बताया था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जाल समान संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेटर टेस्टिस कहते हैं। कौन सी साइड में, डोर्सल साइड में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर। तो अगली हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो अब देख रहे हैं कि हमने एक बाउंड्री के अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाई है। तो ये वो बाउंड्री है, ये वो ही टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये जो बाउंड्री है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल वाली बाउंड्री है। और इसके अंदर ये एक 2 3 ये वाली जो 3 नलिकाएं आपको दिख रही है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहाँ 2 सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन इनका एनसीईआरटी में एक का ही नाम दिया हुआ है इनमें से, और उसका नाम है लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और इनका काम होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन लीडिंग सेल्स के द्वारा यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं उनके द्वारा होता है। और आप देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसका आउटर मोस्ट जो लेयर होता है ये ट्यूनिका प्रोपिया कहलाता है। और ये ट्यूनिका प्रोपिया कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और ये जो हमने 3 यहाँ पे दिखाए हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई संरचनाएं होती है जो इसको पूरे को बांधे रखने का काम करती हैं। और ये आपने बड़ी कॉलम शेप जो संरचनाएं देखी हैं इसको हम कहते हैं कोलमनर सेल, या इसको सर्टोली सेल भी बोला जाता है। सर्टोली सेल, हाँ ये वही सेल है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ स्पर्म
चिपका हुआ होता है, स्पर्म को यहीं से पोषण मिलता है। सर्टोली सेल स्पर्म को पोषण देने का काम करती है। और ये जो आपको दिख रही है कॉलम्स के अलावा, ये जो क्यूबोइडल सेल दिख रही हैं, ये क्यूबोइडल सेल के बेस की हम बात कर रहे हैं। क्यूबोइडल सेल का ये अंदर वाला बेस, बाहर वाला तो हो गया ट्यूनिका प्रोपिया, ये बाहर वाली जो लेयर है ये ट्यूनिका प्रोपिया हो गई, और ये अंदर की साइड है ट्यूनिका प्रोपिया की, इस अंदर वाली साइड को बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। इसका नाम है जर्मिनल एपिथीलियम, और इसका काम है स्पर्म फॉर्मेशन। लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन, मैच्योर स्पर्म यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा नहीं बनता है। ये सर्टोली सेल में आता है, पोषण मिलता है इसको, वो बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर की, जो ऐसी होती है, इसको आप देख चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के कार्य। तो हम देखेंगे टेस्टोस्टेरोन के कार्य। तो इसके कामों को हम दो भागों में बांट लेते हैं, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ ये क्या क्या काम करता है और आफ्टर बर्थ ये क्या क्या काम करता है। देखिए, ये एनसीईआरटी में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं दिया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन के बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ के कोई भी काम, लेकिन ये हम अपनी कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बिफोर बर्थ इसका क्या काम होता है कि टेस्टिस को स्क्रोटम में प्रवेशित कराना। पहला क्या काम हो गया, टेस्टिस को स्क्रोटम में एंट्री दिलाना, पहला काम तो इसका ये हो गया। और दूसरा काम क्या हुआ कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन का निर्माण। जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उनका निर्माण प्रेरित कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। तो ये दो काम इसके बिफोर बर्थ हो गए। अब आफ्टर बर्थ देखेंगे तो आफ्टर बर्थ तो इसके बहुत सारे काम जो है हमको देखने को मिलेंगे। तो आफ्टर बर्थ पहला, जैसे मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं इनका निर्माण तो हो गया था। अब निर्माण के बाद जो है इन सेक्सुअल ऑर्गन्स का विकास एंड उनको क्रियाशील बनाना, उनको फंक्शनल बनाना और उनका डेवलपमेंट, ये काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन के द्वारा प्रेरित होते हैं। तीसरा काम इसका स्पर्म निर्माण को प्रेरित करना। चौथा काम है इसका प्रोटीन का सिंथेसिस, ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। अर्थात जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है, एनाबॉलिक हार्मोन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, नीट में एक साल ये पूछा हुआ चीज़ है। दूसरी चीज़, ये नेगेटिव फीडबैक भी देता है। किसको देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है। तो इसके बारे में आ सकता है कि नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, ये आप बता सकते हैं पॉइंट। देखिए, हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होते होंगे। तो पहले हम उनकी बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, फिर बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। तो प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो है लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स का साइज बढ़ना। दूसरा, बोन्स जो होती हैं वो हैवी हो जाती हैं और इसके साथ ही वो हार्ड हो जाती हैं।
तो ये जो दोनों कैरेक्टर हैं इनको हम शामिल करते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। लैरिंग्स का साइज बढ़ना प्लस बोन्स जो होती है वो हैवी और हार्ड हो जाती है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में सबसे पहले है आवाज़ का भारी होना। बोर्ड में कितनी ही बार पूछा गया सवाल है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, IIT हो, 10th बोर्ड हो, या फिर CBSE बोर्ड हो, RBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है बोर्ड में। तो नीट में हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो आवाज़ का भारी होना एक मेन जो है काम हो गया। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो गले में जो एक उभार सा निकला हुआ होता है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, एडम्स एप्पल, इसका विकास होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तीसरा जो शोल्डर्स होते हैं इनका ब्रॉड होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। इसके अलावा दाढ़ी मूछें आना, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए, अगर हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखें तो इसके अगर लेवल को देखते हुए एक ग्राफ हम फ्लो करना चाहें तो कैसा ग्राफ होगा वो देखते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं इसका लेवल और यहाँ हम ले लेते हैं फेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फेज। तो यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव फेज हो गई। प्री रिप्रोडक्टिव यानी 0 से लेकर के और 13 ईयर्स तक की जो एज होती है उसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज में हम 13 से लेकर के और 45 तक की एज को हम शामिल कर सकते हैं। और तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा, ये अगर ये पॉइंट अगर 0 है तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में भी कुछ कुछ इसका लेवल पाया जाता है, और रिप्रोडक्टिव फेज आते आते ये हाई हो जाती है, और जैसे जैसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज आती है ये वापस से लो हो जाता है। लेकिन ये जो है ये इस 0 वाली लाइन को टच नहीं करता, इसका कर्व मैक्सिमम होगा कौन सी वाली फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, तो ये लेवल हो गया। तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से हो गया। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल सेल्स की। तो देखिए, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इन्हें प्राइमरी या प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं, और इन्हीं से जर्म सेल का निर्माण होता है। जो जर्म लेयर होती है, जर्म सेल्स जो होती हैं उनका निर्माण जो होता है वो क्यूबॉइडल सेल्स के द्वारा होता है। और इसका निर्माण जो क्यूबॉइडल सेल है इनका निर्माण कैसे होता है तो वो देख लीजिए कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में जो 5th वीक होता है उसमें यॉर्क सैक एम्ब्रियो के टेस्टिस के भीतर धस जाता है और उससे प्राइमरी जर्म सेल्स जो होती हैं वो बनती है। देखिए, एफएसएच जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है और जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये प्रेरित करता है प्राइमरी जर्म सेल को, और प्राइमरी जर्म सेल प्रेरित होकर इस पर निर्माण करती है। और यहाँ एक और हार्मोन है इनहिबिन हार्मोन।
इम्पोर्टेंट है किस सेल से स्रावित होता है, सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल से स्रावित होता है और ये फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इसको कम करवा देता है, जिससे इस पर निर्माण जो है वो भी कम हो जाता है। तो चलिए अब आगे हम बात करेंगे क्यूबोइडल सेल्स की, सॉरी कोलमनर सेल्स की। इसको नर्व सेल भी बोला जाता है या फिर इसको सस्टेंटिक्युलर सेल बोल दीजिए या फिर इसको बोल दीजिए सर्टोली सेल। सबसे बड़ी बात कि संख्या इनकी कम होती है। दूसरी बात, फीमेल में सर्टोली सेल एब्सेंट होती है। अब सर्टोली सेल्स के फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल। तो फंक्शंस जो होंगे ये आप सारे ध्यान से सुनिए। पहला तो इसका फंक्शंस ये है कि स्पर्म की जो प्री फेजेस होती हैं, जैसे स्पर्मेटोसाइट हो गया, स्पर्मेटिड हो गया, या हम बात करें स्पर्म हो गया, स्पर्म और इससे पहले की जो फेजेज होती है इन सभी को पोषण देने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल करती है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि सर्टोली सेल जो होती हैं ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करती है। इसका क्या मतलब है, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड का मतलब ब्लड हो गया, टेस्टिस का मतलब टेस्टिस में, बैरियर का मतलब एक जंक्शन का निर्माण करती है। यानी ये टेस्टिस में ब्लड और स्पर्म को आपस में मिलने से रोकती। मान लीजिए टेस्टिस में ये ब्लड है और ये टेस्टिस में स्पर्म हो गया, तो यहाँ पे ये एक बैरियर है, इस बैरियर का नाम हो गया ब्लड टेस्टिस बैरियर। देखिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये 2n होता है, आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी 2n द्विगुणित होती है। स्पर्म अगुणित संरचना है n। जब ब्लड के संपर्क में स्पर्म आएगा तो ब्लड में WBC होती हैं। WBC के काफ़ी प्रकार हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट है। तो इसमें ये जो इम्यून सिस्टम वाली जो सेल्स होंगी इनको पता लगेगा कि ये द्विगुणित शरीर में अगुणित कोशिकाएं क्या कर रही है। तो ये द्विगुणित ह्यूमन बॉडी है, इसमें ये जो WBC है ये ऐसे मानेगी कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है और इसके खिलाफ ये जो है एंटीबॉडी का निर्माण कर सकती है, और एंटीबॉडी बनेगी तो वो इस स्पर्म को नष्ट कर देगी। इसलिए ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बना दिया जाता है ताकि इस स्पर्म को ब्लड के संपर्क में आने से रोका जा सके। तो ये एंटीबॉडी नहीं बन पाती है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड टेस्टिस बैरियर बन जाता है। इस टेस्टिस बैरियर के बनने से क्या होता है कि रक्त से ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड टेस्टिस बैरियर जो सर्टोली सेल है वो रक्त से लेकर के और इसको दे देती है। तो सर्टोली सेल क्या घर से पोषण देती है क्या इसको, क्या घर से पोषण देगी क्या वो, नहीं नहीं ना देगी। तो वो देगी ब्लड से, ब्लड में होगा ग्लूकोज तो वो ब्लड से उठाती है सर्टोली सेल और फिर उसके बाद में पोषण किसको मिलता है, स्पर्म को मिलता है। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनता है। इसके साथ ही ये जो सर्टोली सेल है इससे 2-3 हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। कौन कौन से हार्मोन है ये भी हम देख लेंगे। सर्टोली सेल से हार्मोन, तो सर्टोली सेल से कौन कौन से हार्मोन हैं देखिए। पहला हार्मोन तो आपने पढ़ लिया था इनहिबिन, कि सर्टोली सेल से इनहिबिन हार्मोन मिलता है जो क्या टेस्टोस्टेरोन FSH को कम करवा देता है, और FSH कम होता है तो स्पर्म निर्माण धीमा पड़ जाता है। तो ये बात पहली हो गई थी। दूसरा है ABH, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन। एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन ये क्या होता है, ये क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन से बाइंड हो जाता है। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से बाइंड होकर के उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है।
उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये हार्मोन चला जाएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एंटर हो जाएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाके प्राइमरी जर्म सेल को प्रेरित करेगा, और प्राइमरी जर्म सेल प्रेरित होने पर आपको पता है स्पर्म का निर्माण बढ़ा देती है। तीसरी बात, AMH हार्मोन स्रावित होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। देखिए मेल एम्ब्रियो की बात हम करते हैं, तो मेल एम्ब्रियो में जो मुलेरियन डक्ट होती है ये पाई जाती है। मेल एम्ब्रियो में मुलेरियन डक्ट पाई जाती है, लेकिन जब ये एडल्ट में बदल जाता है तो मुलेरियन डक्ट नहीं पाई जाती। इस डक्ट का कुछ भाग पाया जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेमिनल वेसाइकल। अब आगे ये मत कहना कि सेमिनल वेसाइकल कहाँ से आ गया, बताया नहीं, तो यहाँ बता दिए हैं हम कि जो मुलेरियन डक्ट होती है ये मेल एम्ब्रियो में पाई जाती है, एडल्ट में मुलेरियन डक्ट नहीं पाई जाती है। इस डक्ट का कुछ भाग पाया जाता है, उस भाग को क्या कहते हैं, सेमिनल वेसाइकल कहते हैं। लेकिन फीमेल में मुलेरियन डक्ट पाई जाती है। अब ऐसा क्या है कि फीमेल में तो ये पाई जाती है लेकिन मेल में नहीं पाई जाती है, तो यह कौन सा हार्मोन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या करता है, इस मुलेरियन डक्ट को नष्ट करने का काम करता है। नष्ट पूरी तरह से नहीं कर पाता है, कुछ संरचना बच जाती है, इसका बचा हुआ कुछ भाग जो होता है वही कहलाता है सेमिनल वेसाइकल। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और इसके अलावा जितनी भी जो ग्लैंड्स होंगी वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स।